हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए और शुगर केन सुपरवाइजर की एमसीक्यू सीरीज की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज का जो क्लास रहने वाला है वो है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की आज की क्लास होने वाली है। और यह जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का एक और क्लास को कवर किया है। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो क्लास के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रूटेड मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए एम्ब्रियो कल्चर, ऑप्शन नंबर बी मेरिस्टेम कल्चर, ऑप्शन नंबर सी ओव्यूल कल्चर, ऑप्शन नंबर डी एंथर कल्चर। आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद सही तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए इस क्लास को करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम कल्चर। तो सबसे अच्छा जो मेथड होता है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट का वो होता है मेरिस्टेम कल्चर। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स को देखेंगे। मेरिस्टेम कल्चर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। तो जैसा कि मैंने बोला कि वायरस फ्री प्लांट के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा जो बेहतरीन मेथड माना जाता है वो है मेरिस्टेम कल्चर। वायरस जनरली डू नॉट रीच द एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती है वहां पर जो वायरस होता है इसका डेवलपमेंट जल्दी नहीं होता है, वहां पर इसकी उपस्थिति देखा नहीं जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन पोटैटो, सुगर केन, बनाना एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। तो इसका जो मेनली यूज है यहाँ पर कुछ क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पोटैटो है, सुगर केन है, बनाना है और ऑर्नामेंटल जितने क्रॉप्स होते हैं वहां पर इसका वाइडली यूज देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक जो कल्चर है इसका यूज देखने को मिलता है। द टेक्निक हेल्प इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। इस टेक्निक का यूज करके डिजीज फ्री प्लांट को बनाया जाता है, उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इसी टेक्निक के मदद से। इट इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे आगे की वीडियो में। तो सिर्फ आपको यहाँ पर इतना जानना है कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड इन माइक्रो प्रोपगेशन इज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है माइक्रो प्रोपेगेशन में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एगर, ऑप्शन नंबर बी डेक्स्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी मैनन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सॉलिडिफाइंग एजेंट बताना कि इनमें से कौन सा है जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन में यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मोस्ट कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो है एगर। एगर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका यूज किया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन में, इसका यूज देखने को मिलता है। एगर इज द मोस्ट वाइडली यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है इसमें सबसे ज्यादा जो सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में जो यूज किया जाता है वो है एगर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी सी वीड्स। तो जो रेड एल्गी होती है, सी वीड्स होता है, वहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। एगर प्रोवाइड्स अ फर्म सरफेस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू। तो ये क्या करता है, एक तरह से एक सरफेस प्रोवाइड करता है, फर्म सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर जो प्लांट टिश्यू है वो ग्रोथ करता है। इट इज केमिकली इनर्ट एंड डज नॉट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। तो ये जो है एक तरह से इनर्ट केमिकल होता है, निष्क्रिय रसायन होता है जो कि प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करने का काम नहीं करता है। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। एगर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे, तो आप बिल्कुल ही एग्जाम में अच्छे से आंसर को दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कल्चरिंग ऑफ सेल्स इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज। तो यहां पर पूछ रहा है कि तरल और हिलाए जाने वाले माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन कल्चरिंग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है लिक्विड कल्चर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोपगेशन, ऑप्शन नंबर सी एगर,
कल्चर, ऑप्शन नंबर डी सस्पेंशन कल्चर। तो आज के लगभग जो सारे क्वेश्चन है वो प्लांट टिश्यू कल्चर से रहने वाले हैं, मतलब प्लांट टिश्यू से रहने वाला है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्लांट टिश्यू वाला पार्ट है वहां से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंशन कल्चर। तो यहाँ पर जो लिक्विड एजिटेटेड मीडियम में अगर सेल का कल्चरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पर कोशिकाओं का प्रवर्धन करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो ये जो मेथड है वो सस्पेंशन कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर लिक्विड एजिटेटेड मीडियम में अगर कोशिकाओं का कल्चरिंग करते हैं हम लोग, संवर्धन करते हैं, तो ये जो कल्चर है ये सस्पेंशन कल्चर कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, सस्पेंशन कल्चर के बारे में जानेंगे। सस्पेंशन कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग सेल इन अ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम। तो सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है कि लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में जो सेल्स है उसको ग्रो किया जाता है, कोशिकाओं का संवर्धन होता है। द मीडियम इज कंटिन्यूसली एजिटेटेड यूजिंग अ सेकर। तो इसमें क्या होता है, जो मीडियम होता है उसको लगातार सेक किया जाता है, कंटिन्यूसली एजिटेट करना होता है। सेल्स रिमेन सस्पेंडेड एंड रिसीव यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जिससे होता क्या है, जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वहां पर लगातार आपको यूनिफॉर्मली वहां पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का प्रवाह देखने को मिलता है, जिससे कि इसको ग्रो करने में आसानी मिलता है। इट इज वाइडली यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट सेल एंड मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ जो लास्ट पॉइंट है इसमें कह रहा है कि इसका जो वाइडली यूज है, इसका जो उपयोग है वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होते हैं उसके प्रोडक्शन में, मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में इसका लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है सस्पेंशन कल्चर का। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेरिएशन इन इनविट्रो कल्चर इज कॉल्ड एज। तो यहां पर पूछ रहा है इन विट्रो कल्चर में होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इन विट्रो वेरिएशन, ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी सोमा क्लोनल वेरिएशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको यहां पर बताना है कि जो वेरिएशन इन इनविट्रो कल्चर होता है वो क्या कहला जाता है। तो यहां पर आपको बताना है कि इनविट्रो कल्चर में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोमा क्लोन वेरिएशन। तो इन विट्रो कल्चर में जो वेरिएशन देखने को मिलता है ये सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक वेरिएशन अराइजिंग इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। एक तरह से यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है सोमा क्लोनल वेरिएशन कि जब टिश्यू कल्चर में जेनेटिक वेरिएशन अराइज होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वेरिएशन है, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाता है। इट अकर्स अमंग प्लांट्स रीजेनेरेटेड फ्रॉम कल्चर्ड सोमेटिक सेल। और ये जो है ये कहाँ देखने को मिलता है, जो प्लांट्स रीजेनरेटेड होते हैं फ्रॉम कल्चर्ड सोमेटिक सेल, कल्चर सोमेटिक सेल में के द्वारा जो रीजेनरेटेड होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है। इट में रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल चेंजेस, जीन म्यूटेशन और कल्चर कंडीशन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन इज यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और इस वेरिएशन का जो यूज है वो प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इट कैन हेल्प डेवलप डिसीज रेसिस्टेंट एंड स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज। और ये हेल्प करता है डेवलप करने में कैसे कैसे प्लांट्स को, जो डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट हो, डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप हो, स्ट्रेस टॉलरेंस वेराइटीज हो, इन सबको डेवलप करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। ये जो वेरिएशन है ये काफी हेल्पफुल माना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। विच एंजाइम इज यूजफुल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला है डीएनएज, ऑप्शन नंबर बी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो सबसे ज्यादा यूजफुल जो एंजाइम है वो कौन सा है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।
जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस एंजाइम का यूज जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है क्राई जीन्स और बीटी जीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का। जो क्राई जीन है और बीटी जीन्स होता है, ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, कहां से इसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स, ऑप्शन नंबर बी इंट्रोड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी डिलीटिंग सर्टेन क्रोमोसोम पार्ट्स, ऑप्शन नंबर डी स्टॉपिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। तो इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, कहां से इंट्रोड्यूस होता है ये? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। जो बीटी जीन्स है, क्राई जीन्स है, ये फॉरेन जीन्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। बीटी क्राई जीन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो बीटी जीन्स होती है, क्राई जीन्स होती है, ये ट्रांसफर किया जाता है प्लांट्स में। दिस जीन्स ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। और ये अगर देखा जाए, ये जीन जो है ये ओरिजिनली कहां से आता है, तो ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये वहां से ये प्राप्त होता है। सिंस द जीन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड फॉरेन जीन। क्राई प्रोटीन्स प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। जो क्राई प्रोटीन्स होती है, क्राइजीन्स होती है, उसमें जो क्राई प्रोटीन देखने को मिलता है वो क्या होता है कि इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट होता है, रेसिस्टेंट होता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। बीटी कॉटन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीटी क्रॉप। और अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, अगर क्रॉप में बात करें, तो बीटी कॉटन जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बीटी क्रॉप का। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल वाला जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिजायर्ड इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय। आर्थिक रूप से उपयोगी फसलों को बेहतर किस्में किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल सिलेक्शन। तो इकोनॉमिकली यूज के लिए जो डिजायर्ड इंप्रूव्ड वेराइटीज है वो किसके द्वारा मतलब तैयार किया जाता है? तो इस चीज का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो डिजायर्ड इंप्रूव्ड वेराइटीज होती है उसको तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स के बीच में इसका क्रॉसिंग कराया जाता है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इट कंबाइंस डिजायरेबल ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इनटू वन वैरायटी। इससे होता क्या है कि जो दो डिफरेंट पेरेंट का जो यूज करते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट का यूज कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो ट्रेट है वो कंबाइन होके किसी एक में आता है। तो इस चीज के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो काफी यूजफुल होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग में सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड माना जाता है यूज होने वाला, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ से जो है वो आपका जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज होती है, डिजायर्ड जो वेराइटीज होती है, डिजायर्ड ट्रेड होता है, वैसा हम लोग यहाँ पे क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड वेराइटीज में हैव हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी और डिजीज रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज होती है उसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? ये हायर यील्ड होता है, हाई प्रोडक्टिविटी देता है, बेटर क्वालिटी का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजीज फ्री यहाँ पर जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। द मेनी मॉडर्न क्रॉप वेराइटीज आर डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। और जितना भी मॉडर्न क्रॉप है, मॉडर्न क्रॉप वेराइटीज है, उसका भी डेवलपमेंट जो है अब वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू होने लगा है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट। अगर सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि दो डिफरेंट जेनेटिकली जो पेरेंट होते हैं उनका क्रॉस करवा के कंबाइन एक ट्रेट जो होता है, जो चाहिए होता है, डिजायरेबल प्लांट जो हम लोग को चाहिए होता है, वो हम लोग जनरेट करने का काम करते हैं। प्रोटोप्लास्ट आर द सेल्स डिवॉइड ऑफ। तो जो प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें क्या नहीं होता। तो आपको बताना है जो प्रोटोप्लास्ट होता है उनमें क्या नहीं पाया जाता है। इसके लिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसमें क्या नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता या फिर सेल वॉल नहीं होता, या ये दोनों ही प्रोटोप्लास्ट में देखने को नहीं मिलता। तो
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल। जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्लांट टिश्यू से रिलेटेड है। अब सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक बार आप सारे क्वेश्चन को समझ लिए, उसके की पॉइंट्स को समझ लिए, तो आपको, मैं कह रहा हूं कि आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। आप इस क्लास से अच्छा से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। A protoplast is a plant cell from which of the cell wall has been removed. तो जो प्रोटोप्लास्ट ऐसी कोशिकाएं होती है, ऐसा प्लांट सेल होता है जहां पर जो सेल वॉल है वो इसमें नहीं पाया जाता। इस चीज को आप याद रखेंगे। द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये उसमें उपस्थित होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता है। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोटोप्लास्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन यूजिंग सेलुलोज एंड पेक्टिनेज। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है इसको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पे जो सेलुलोज और जो पेक्टिनेज होते हैं, इसके डाइजेशन से, जो एंजाइमेटिक डाइजेशन करके सेल वॉल को यहाँ से हटा दिया जाता है, जिसके कारण जो प्रोटोप्लास्ट होता है इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो यूज है वो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हेल्प्स क्रिएट न्यू हाइब्रिड प्लांट। और प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूजन होता है ये हेल्प करता है, मदद करता है नए हाइब्रिड प्लांट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये सारा जो पॉइंट था ये प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड है। हर क्वेश्चन में हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए इस क्लास को कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पेग PEG इज यूज्ड इन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो पेग का है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी, DNA सीक्वेंसिंग। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोपगेशन। ऑप्शन नंबर डी, PCR। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पेग है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेग स्टैंड फॉर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो पेग का यहाँ पे पहले फुल फॉर्म देखेंगे। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज यूज्ड एज अ फूसोजेन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है वहां पर फूसोजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। फूसोजन एक तरह से कहने का मतलब हो गया केमिकल या फिर एजेंट जो जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। पेग हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। तो जो पेग है ये फ्यूजन करने का काम करता है, जो दो प्रोटोप्लास्ट होता है उनको जोड़ने का काम करता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज यूज्ड फॉर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का यूज होता है, देखने को मिलता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। टिश्यू कल्चर के जरिए हजारों पौधे तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दिख गया होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। कैलस कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। इस मेथड के द्वारा जो टिश्यू कल्चर है वहां पर हजारों की संख्या में, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर यहाँ पर जर्मिनेट करने का काम किया जाता है, बनाने का, तैयार करने का काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। माइक्रो प्रोपगेशन इज द रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। तो माइक्रो प्रोपगेशन में होता है क्या है कि यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर के द्वारा मल्टीप्लीकेशन किया जाता है प्लांट का काफी अधिक संख्या में। थाउजेंड ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और बहुत कम समय में यहाँ पर एक तरह के काफी अधिक थाउजेंड नंबर में आइडेंटिकल प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का क्षमता माइक्रो प्रोपगेशन रखता है। इट इज यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। और इसका जो यूज किया जाता है मास प्रोडक्शन में, अधिक संख्या में जो डिजीज फ्री प्लांट है उसके प्रोडक्शन में। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। बनाना, पोटैटो, सुगर केन एंड ऑर्चिड्स आर कॉमनली प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड। इसके एग्जाम्पल को भी याद रखना आप, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बनाना है, पोटैटो है, सुगर केन है, गन्ना, ऑर्चिड्स है, ये सारे जो कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है जो कि माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू प्रोपगेट किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटियोपोटेंसी, जो कि आधारित है टोटियोपोटेंसी प्रिंसिपल पे। टोटियोपोटेंसी के बारे में भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किया, उसके की पॉइंट्स को देखा, हर एक टॉपिक को लगभग हम लोग क्लियर करते हुए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को समझते हुए जा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर कमेंट करें। किसी तरीके का अगर डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का एमसीक्यूज आपको चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए।